फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी गर्भता जन्य मधुमेह के लिए जोखिम कारक है। मोटापा, गंजापन, पारिवारिक इतिहास और पीसीओडी। तो इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंजापन। देखिए, यानी सगर्भता जन्य जो मधुमेह है, मधुमेह को जो है डायबिटीज बोलते हैं या फिर चीनी रोग भी लिखता है कहीं कहीं, तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो वही जो है सगर्भता जन्य मतलब क्या होता है, यानी गर्भ के समय, यानी कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय जो उसका डायबिटीज़ रहता है तो उसी को जो है सगर्भता जन्य, इसके नाम से ही आप लोग को स्पष्ट होता है सगर्भ, यानी कि गर्भ के समय मधुमेह। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो इस समय जो गर्भ के समय डायबिटीज़ रहता है तो वो जो है उस समय जो है वो गंजापन को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उससे जो मधुमेह होता है तो उससे मोटापा आ सकती है, या फिर और किस कारण से हो सकता है सगर्भता जन्य मधुमेह जो है, या फिर पारिवारिक हिस्ट्री, यानी कि आपके अगर उसके फैमिली में जो है कोई भी अगर मधुमेह का डायबिटीज़ रहता है तो उसको भी जो है वो डायबिटीज हो सकता है, क्योंकि ये मधुमेह जो है वो जन्मजात रोग है। यानी कि अगर जो है आप किसी के फैमिली में अगर किसी एक आदमी को भी मधुमेह होता है तो उसके फैमिली में जो है और किसी को भी आगे की जो पीढ़ी है उसको भी मधुमेह होने की बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और पीसीओडी ये भी जो है मधुमेह का जो है ये जो है खतरा बन सकता है, खतरा नहीं बन सकता है। पीसीओडी भी एक इसका कारण है, लेकिन जो है देखिए पीसीओडी भी जो है एक फीमेल में होने वाला रोग है, इसको जो है आप लोग को डिटेल में बता देंगे बाद में। चलिए इसके बारे में जो है वो डिटेल में जान लेते हैं, आखिर जो है इसका जो है आखिर कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है इसको जूम कर देते हैं, चलिए हो गया। हालांकि सगर्भता जन्य मधुमेह का सटीक रोगजनक अज्ञात है। ऐसे कई कारक हैं जो स्थिति को विकसित करने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह का पारिवारिक इतिहास, सगर्भता जन्य मधुमेह का इतिहास, या 5 पाउंड से अधिक वजन वाले बच्चे को जन्म देना, बहुपुटीय अंडाशय रोग यानी कि पीसीओडी या बहुपुटीय अंडाशय संलक्षण पीसीओएस, मातृ का आयु जो है 30 वर्ष से अधिक होना, या फिर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, या फिर जातीयता जैसे अफ्रीकी अमेरिकी, भारतीय, स्पेनी एवं एशियाई महिलाओं में जोखिम अधिक रहता है। ये सब जो है ये सब कारण है सगर्भता जन्य मधुमेह का, ये सारा जो है वो कारण है, ये सारा भी कारण है, लेकिन जो है अधिक जोखिम जो है इसी में होता है, गंजापन का ज़्यादा जो है वो जोखिम होता है। यही बात इसमें आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए मधुमेह का आप लोगों को अगर लक्षण के बारे में बता दें कि इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, तो ये जो है आप लोगों को थकान हो सकता है, या फिर बार बार जो है मूत्र त्यागने की इच्छा होती है, या फिर ज़्यादा प्यास लगती है। ये सब जो है मधुमेह का जो है ये आप लोग का लक्षण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भाधारण के 1.5 सप्ताह बाद भ्रूण काल शुरू हो जाता है। यानी कि जो है गर्भधारण अगर कोई जो है लेडी कर लेती है तो कब बोलेंगे कि उसको भ्रूण जो है वो कब बोलेंगे, कितने सप्ताह के बाद उसको जो है भ्रूण बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सप्ताह बाद। देखिए जब कोई जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है उस समय जब स्पर्म और एग जो है आपस में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। ये जो है देखिए आप लोगों का ये ऐसे ही यहाँ पे अंडाशय रहता है और ये जो है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया। इस फैलोपियन ट्यूब में जो है वो स्पर्म और एग मिलते हैं। एग मिलने के बाद ये कहलाते हैं क्या, ये जायगोट कहलाने लगते हैं। यही जायगोट जो है जब
7 से 10 दिन के बीच में जो है ये यूट्रस में चले आते हैं। यूट्रस में चले आने के बाद जो है वहाँ पे जो है विकास होता है जाइगोट का। लेकिन जाइगोट जब वो इसका विकास होने लगता है तो कितने सप्ताह के बाद उसको भ्रूण बोलेंगे? तो 8 सप्ताह तक जो है 8 सप्ताह के बाद ही उसको भ्रूण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है जाइगोट जब बनता है उस समय जो है उसमें बच्चे का कुछ भी उस समय विकसित नहीं हुआ रहता है, लेकिन 8 सप्ताह बाद जो है ऑर्गेन का विकसित होने लगता है, हो गया रहता है, इसीलिए 8 सप्ताह के बाद ही उसको भ्रूण बोलते हैं। चलिए इसको जो है अब हम डिटेल में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, गर्भाधान के 8वें सप्ताह से भ्रूण अवस्था शुरू हो जाती है और जन्म तक चलती है। यानी 8 सप्ताह से लेकर और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है तब तक उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। इसको एम्ब्रियो, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो लिखता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें निम्नानुसार महत्वपूर्ण वृद्धि और विभेदन होता है। वृद्धि, शारीरिक वृद्धि होता है। यहाँ पे भ्रूण तेजी से विकसित होता है। 7 पाउंड के वजन और लगभग 20 इंच की औसत लंबाई तक विकसित होती है। आप लोग ये याद रखिएगा कि 8 सप्ताह तक उसकी लंबाई कितना हो जाता है? 20 इंच तक उसका लंबाई होता है। उस समय जो है 8 सप्ताह तक अंग विकसित भी हो जाता है, जैसे कि श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र और सभी बहुत सारे अंग जो है वो विकसित होते हैं और कार्य करना जारी रखता है। यानी 8 सप्ताह तक ये सारे जो है ऑर्गन यानी अंग जो है ये विकसित हो जाते हैं और कार्य करना अपना प्रारंभ कर देते हैं। और वसा का संचय यानी वसा का इकट्ठा, सबके शरीर में जितने मानव है या फिर पशु है उनके शरीर में वसा इकट्ठा होता है। वसा का काम क्या है? वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। जैसे ठंडा का दिन जो है आता है उस समय जो है जो गर्माहट थोड़ा सा महसूस होता है, जो ठंडी हम लोगों के शरीर के अंदर जो भी कंट्रोल हो पाती है, ठंडी शरीर के अंदर नहीं पहुंचाती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वसा के कारण ही हो पाता है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोल रहा है? वसा का संचयन शुरू हो गया रहता है उस समय तक, यानी भ्रूण में वसा का संचयन शुरू हो जाता है और जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता होता है। भ्रूण का गति, भ्रूण द्वारा अधिक गतिशील और समन्वित गति, यानी 8 सप्ताह बाद जो है भ्रूण की गति भी वो स्टार्ट हो जाती है, यानी उस समय भ्रूण की गति भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। और जो है देखिए, और सारा जो है ऑर्गन वो स्टार्ट ही हो गया रहता है, सारा वर्क करना प्रारंभ कर दिया। और जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, वो 12 सप्ताह के बाद से वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। ये सब तो जो अंग विकसित हो गया रहता है, श्वसन, पाचन और तंत्रिका तंत्र अंग जो विकसित हो गया रहता है और कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन पाचन तंत्र जो है वो 12 सप्ताह के बाद शुरू होता है, लेकिन श्वसन और तंत्रिका तंत्र ये सब जो है 8 सप्ताह पे ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गर्भपात के एक संभावित लक्षण है सिर दर्द, ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव, सूजे पैर या मितली। देखिए गर्भपात मतलब एबॉर्शन, इसको मिसकैरेज भी बोलते हैं, तो ये दोनों आप लोग मीनिंग याद रखिएगा। तो वही बोल रहा है कि गर्भपात का एक संभावित लक्षण इसमें से क्या है? गर्भपात अगर मान लीजिए किसी को हो गया, किसी महिला को, तो उसका लक्षण क्या हो सकता है? सिर दर्द हो सकता है कि ऐंठन के साथ या बिना योनि से रक्तस्राव, सूजे हुए पैर या मितली। मितली मतलब क्या? आप लोग बताइए कमेंट में। गर्भपात का यहाँ पे बात आया, तो गर्भपात किसे कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 होगा ऐंठन के साथ। ऐंठन के साथ जो है योनि से रक्तस्राव होता है। यहाँ पे बिना योनि नहीं होगा, यहाँ पे होता है ऐंठन के साथ जो है ऐंठन हो सकता है या फिर योनि से स्राव हो सकता है। देखिए आगे गर्भपात देखते हैं कि किसे कहते हैं। गर्भपात देखिए उसे कहते हैं कि देखिए मान लीजिए कोई जो है वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई और जो है वो 20 सप्ताह से 22 सप्ताह, 20 सप्ताह कहीं देता है कहीं 22 सप्ताह, तो ये आप लोग याद रखिएगा 20 से 22 सप्ताह। 20 से 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का जो है वो भ्रूण कब से कहलाने लगता है? 8 सप्ताह के बाद से वो भ्रूण कहलाने लगता है। तो वही 20 से 22 सप्ताह जो है यहाँ पे ये इसका औसत सप्ताह हो गया। तो देखिए एक
एक मान लेते हैं हम लोग 22 सप्ताह, लेकिन ऐसे ऑप्शन में कहीं कहीं जो है कभी 20 रहता है कभी 22, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग 22 सप्ताह लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए, 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का माँ के शरीर से जो निष्कासन होता है उसी को क्या बोलेंगे, गर्भपात बोलते हैं। यह जो है ये निष्कासन जो है वो स्वतः होता है। अगर जो है मान लीजिए कि कोई लेडी जानबूझ के ऐसा करवाती है तो वो फिर वो अबॉर्शन नहीं कहलाएगा, वो जो है और कैटेगरी में चला जाएगा। तो 22 सप्ताह से पूर्व भ्रूण का माँ के शरीर से स्वतः ही निष्कासन हो जाता है। भ्रूण का क्या हो जाता है, स्वतः निष्कासन हो जाता है। उसी को जो है हम लोग गर्भपात बोलेंगे या फिर एबॉर्शन बोलेंगे या फिर मिसकैरेज यहाँ पे रहेगा मिसकैरेज बोलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो कि इस समय जो है जो भी वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, यानी योनि से रक्तस्राव जो होता है, रक्तस्राव का रंग जो है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड, यानी कि चमकीला रेड एकदम से होता है। अगर एबॉर्शन के समय एबॉर्शन जो है इसका एक लक्षण है क्या कि योनि से है जो रेड चमकीला एकदम चमकीला जो है लाल रंग का ब्लीडिंग होता है। एवं इसका जो है क्या होता है, ये अधिक मात्रा में ब्लड जो है बाहर नहीं आता है बल्कि कम मात्रा में आता है। और उस समय जो है ये पेनलेस होता है, यानी कि उस समय जो है वो दर्द जो है फीमेल को नहीं होता है। जब जो है रक्तस्राव होता है उस समय वो पेन फील नहीं करती, यानी दर्द नहीं फील करती है। लेकिन जब रक्तस्राव हो जाता है तब उसके जो है लोअर एब्डोमेन होता है, उस समय वो लोअर एब्डोमेन में जो है यानी लोअर जो पेट होता है उस समय जो है वो पेन फील करती है। और फिर बैक पेन हो सकता है, यानी पीठ दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ जो है ये गर्भपात का लक्षण हो सकता है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये तो होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले जन्म के बाद डैश वर्षों के अंतराल में बनाए रखना एएनएम की प्रथम उत्तरदायित्व में से एक है। यानी कि जब कोई मान लीजिए लेडी प्रेग्नेंट हो गई, पहला बच्चा हो गया, तो दूसरा बच्चा प्लान करने के लिए, यानी दूसरा बच्चा कब हो, तो ये पहला और दूसरा बच्चा के बीच का अंतराल जो है वो कितने वर्ष रखना चाहिए। ये जो है एएनएम का प्रथम उत्तरदायित्व है कि उसको वो समझाए, फैमिली प्लानिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं उसको वो प्रदान करे, उसके बारे में समझाए, उसके स्वास्थ्य के बारे में बताए, माँ और बच्चे दोनों के बारे में इसका जो बेनिफिट है उसके बारे में बताए। तो वही एक बच्चा मान लीजिए हो गया, दूसरा बच्चा अगर वो प्लान कर रही है तो वो पहला और दूसरा बच्चा के बीच अंतराल जो है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए कि 4 वर्ष की 1 वर्ष की 2 वर्ष। इसका राइट आंसर आप लोग जो है वो कमेंट में दीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी 2 बच्चे के अंतराल में जो है वो कम से कम जो है वो 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। क्योंकि जो है इससे पहला और दूसरा बच्चा का 3 वर्ष का कम से कम अंतराल होगा, तो पहला बच्चा भी उस समय जो है अच्छा सा उसका पालन पोषण हो गया रहेगा और फिर दूसरा बच्चा जब आएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे माँ के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बच्चा का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके लिए उसको जितनी भी फैमिली प्लानिंग की सुविधाएं हैं उसके बारे में उसको जो है हम समझाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवास्तविक प्रसव यानी फॉल्स लेबर के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव की जो है पहचान कैसे कर सकती हैं। प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन, क्लाइंट के चलने पर संकुचन बंद हो जाता है। संकुचन लेवल एक तरफ से लेटने की स्थिति में होती है। झिल्लियों के फटने के तुरंत बाद संकुचन होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है पेन। देखिए जब कोई लेबर जब स्टार्ट होता है तो 2 तरह का पेन स्टार्ट होता है, एक जो है ट्रू होता है और ये एक जो है वो फॉल्स लेबर पेन होता है। तो यही पूछ रहा है कि एक जो है नर्स जो है वो ट्रू लेबर की यानी वास्तविक प्रसव की पहचान कैसे कर सकती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन। देखिए इसके बारे में जो है हम डिटेल में बताते हैं।
देखिए यहाँ पे जो है अवास्तविक यानी फॉल्स लेबर पेन ही दिया है और यहाँ पे वास्तविक यानी ट्रू लेबर पेन। इसमें अंतर दिया हुआ है कि कैसे हम लोग जो है वो उसको चूज करेंगे कि ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स। देखिए संकुचन अनियमित होता है, संकुचन धीरे धीरे एक नियमित रूप में विकसित होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें जो है संकुचन होगा तो वो अनियमित होगा, यानी कि कभी 30 मिनट पे होगा, कभी 12 मिनट पे, कभी 10 मिनट पे ऐसे। लेकिन जो वास्तविक लेबर पेन होता है उसमें जो है एक निश्चित अंतराल होता है तो इसको पहचानने के लिए जो है हम लोग जो है उसका जब उसको पेन होगा तो उसका जो है टाइमिंग नोट करना पड़ता है कि कब जो है अगला पेन हुआ, फिर उसके अगला कब पेन हुआ। तो इससे निर्धारित हो जाता है कि वास्तविक पेन है या फिर अवास्तविक। देखिए अगला क्या कहता है, अवास्तविक यानी फॉल्स का क्या बोल रहा है कि चलने से संकुचन से राहत मिलती है, चलने से संकुचन प्रबल और अधिक प्रभावी हो जाती है। देखिए जो भी मतलब अगर फॉल्स रहेगा लेबर पेन तो चलने से, जब उसको चलने के लिए बोला जाएगा तो उसका जो भी दर्द रहेगा, जो भी कंट्रैक्शन रहेगा, संकुचन रहेगा तो उसमें उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन वो जब ट्रू लेबर पेन रहेगा तो वो चलेगी तो और उसका जो है वो दर्द बढ़ जाएगा। और अगला कहता है ब्लडी सो आमतौर पर मौजूद नहीं होती है। पीठ के निचले उदर में जो है वो पीठ के निचले उदर में उसको जो है बेचैनी रहेगी, यानी इसका जो भी पेन होगा उसको जो भी एब्डोमेन होता है उसके निचले हिस्से में उसको पेन होगा ट्रू लेबर पेन में। और इसमें जो है ब्लडी सो जो है वो मौजूद नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है वो मौजूद होता है। इसमें जो है सर्विक्स का कोई भी विस्तार नहीं होता है, जबकि इसमें जो है विस्तार जो है ट्रू लेबर पेन में वो विस्तार होता है, यानी डायलेटेशन बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।